स्वागत है। आज हमारे सामने एक बड़ी अजीब सी कहानी है। एक तरफ है देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ है एक साधारण परिवार का बेटा मोहम्मद फारूक भाटी। मामला यह है कि बैंक ने पहले तो उसे नौकरी दी और फिर उसी नौकरी को लेकर उसके खिलाफ ऊंची अदालत में केस कर दिया। जी। और ये ऊपर से देखने पे मतलब बहुत उलझा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि बैंक एक हाथ से कुछ दे रहा है और दूसरे हाथ से उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम 2 फरवरी 2018 के राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले की परतों को खोलते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। ये कहानी सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, बल्कि ये एक विशालकाय संस्था की भविष्य की चिंताओं और एक शोक में डूबे परिवार की जो तत्काल जरूरतें हैं उनके बीच की एक असाधारण खींचतान की है। बिल्कुल। हमारे पास जोधपुर पीठ का ये अदालती आदेश है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अजीबोगरीब मामले में अदालत ने आखिर क्या फैसला सुनाया और उससे भी जरूरी क्यों सुनाया। ये केस हमें दिखाता है कि कभी-कभी कानून की मोटी किताबों से ज्यादा कहानी के पीछे के जो तथ्य होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है और ये मामला अदालत तक पहुंचा कैसे? तो कहानी के केंद्र में है मोहम्मद फारूक भाटी। उनके पिता स्वर्गीय श्री अब्दुल अजीज भाटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी थे और सेवा के दौरान ही उनका देहांत हो गया। अच्छा। अब यहीं से अनुकंपा नियुक्ति या जिसे कॉम्पेंसेशन अपॉइंटमेंट कहते हैं वो तस्वीर में आता है। हाँ, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये असल में काम कैसे करती है इस पर ज्यादा स्पष्टता नहीं होती। इसका मूल विचार क्या है? देखिए, इसका मूल विचार बहुत सीधा और मानवीय है। ये माना जाता है कि जब घर का कमाने वाला सदस्य अचानक चला जाता है तो परिवार पर सिर्फ एक भावनात्मक संकट नहीं आता, बिल्कुल बल्कि एक भयानक वित्तीय संकट भी आ जाता है। बिल्कुल। तो अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य उस परिवार को तत्काल एक सहारा देना है ताकि वो सड़क पर ना आ जाए। ये कोई खैरात नहीं, बल्कि एक तरह का आप कह सकती हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच है। मकसद है उस परिवार को गरीबी और लाचारी से बचाना। मतलब ये नौकरी पाने का कोई पिछला दरवाजा नहीं है, बल्कि एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह है, बिल्कुल, ताकि परिवार पूरी तरह से ढह ना जाए। एकदम सही। तो श्री भाटी के निधन के बाद उनके बेटे मोहम्मद फारूक ने इसी पॉलिसी के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया। और बैंक ने क्या किया? बैंक ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अच्छा, अस्वीकार कर दिया। जी। बैंक का शायद ये मानना होगा कि परिवार वित्तीय संकट में नहीं है, जो कि इस तरह की नियुक्ति के लिए आप जानते हैं पहली शर्त होती है। इसके बाद मामला अदालत में गया, एक एकल न्यायाधीश यानी सिंगल जज के पास। और उस पहली अदालत ने क्या कहा? एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने पाया कि परिवार की स्थिति वाकई खराब है और उन्होंने बैंक को आदेश दिया कि मोहम्मद फारूक को नौकरी दी जाए। अच्छा, तो यहां तक तो कहानी सीधी लगती है। बिल्कुल। और बैंक ने अदालत का आदेश माना भी। उन्होंने मोहम्मद फारूक को नियुक्ति पत्र दे दिया। उन्हें क्लर्क कैशियर के पद पर नौकरी मिल गई। एक मिनट, यहीं पर मुझे बात समझ नहीं आ रही है। अगर बैंक ने अदालत का आदेश मान लिया, मोहम्मद फारूक को नौकरी दे दी, तो मामला तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर वे दोबारा ऊंची अदालत में एक खंडपीठ या डिवीजन बेंच के पास अपील करने क्यों गए? ये तो कुछ अजीब नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस केस की सबसे दिलचस्प गुत्थी है। देखिए, बैंक की लड़ाई अब मोहम्मद फारूक की नौकरी से नहीं थी। अच्छा। एक बार जब उन्होंने नियुक्ति दे दी तो वो उसे वापस नहीं लेना चाहते थे। उनकी लड़ाई एक बड़े सिद्धांत को लेकर थी। उन्हें डर था एक चीज का, जिसे कानूनी भाषा में कानूनी मिसाल या लीगल प्रेसिडेंट कहते हैं। कानूनी मिसाल मतलब उन्हें यह डर था कि इस एक केस का असर भविष्य के हजारों केस पर पड़ेगा। बिल्कुल। आप सोचिए, एसबीआई कितना बड़ा संगठन है, हर साल ऐसे कई मामले आते होंगे। बैंक को यह डर था कि अगर इस फैसले को चुपचाप मान लिया गया तो भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आने वाले हर आवेदन के लिए ये एक उदाहरण बन जाएगा। मतलब हर कोई भाटी परिवार के केस का हवाला देकर नौकरी मांगेगा। हाँ, हर कोई कहेगा कि देखिए, अदालत ने उन्हें नौकरी दी थी तो हमें भी दीजिए, भले ही उस परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों ना हो। तो ये बड़ा दिलचस्प है। बैंक यहां सिर्फ ये केस नहीं लड़ रहा था, वे अपनी भविष्य की पूरी पॉलिसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से वे ये लड़ाई हारने को तैयार थे ताकि वो भविष्य की जंग जीत सकें। ये तो शतरंज की चाल जैसा लगता है। एकदम से।
उनके लिए मोहम्मद फारूक की एक नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ा दांव पर लगा था। ये उनके पूरे सिस्टम के लिए, उनकी एचआर पॉलिसी के लिए एक रणनीति कदम था। वे अदालत से ये स्पष्ट करवाना चाहते थे कि भाटी परिवार का मामला एक अपवाद है, कोई नियम नहीं। एक कानूनी स्पष्टता चाहते थे। जी। तो जो मामला मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ के पास पहुंचा, तो उन्होंने बैंक की इस चिंता को कैसे देखा? क्या उन्होंने इसे जायज माना? यहीं पर अदालत का विश्लेषण बहुत शानदार हो जाता है। खंडपीठ ने बैंक की इस आशंका को सुना और उसे गलत या मिसप्लेस्ड करार दिया। गलत? हाँ, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बैंक जिस चीज से डर रहा है उसका कोई आधार ही नहीं है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत का जो फैसला था वो कानून के किसी नए सिद्धांत पर आधारित था ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कानून के सिद्धांत पर आधारित नहीं था? इसका मतलब ये है कि एकल न्यायाधीश ने कोई ऐसा नया नियम या कानून नहीं बनाया था जो सब पर लागू हो। उनका फैसला पूरी तरह से बस इसी एक मामले के, यानी भाटी परिवार की जो अपनी अनूठी और विशिष्ट परिस्थितियां थीं, अच्छा, बस उन तथ्यों पर आधारित था। अदालत ने कहा कि आप एक परिवार की खास मुश्किलों को देखकर लिए गए फैसले को हर किसी के लिए एक सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकते। तो वो कौन से विशिष्ट तथ्य थे? भाटी परिवार की स्थिति में ऐसा क्या खास था जिसने अदालत को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बैंक के नियमों के परे जाकर नौकरी देने का आदेश दिया? अदालत के आदेश में इन तथ्यों का बहुत स्पष्ट रूप से जिक्र है, और ये तथ्य किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करते हैं। अदालत ने पाया कि पहला, स्वर्गीय अब्दुल अजीज भाटी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, हेविली इंडेटेड थे। और शायद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जो अक्सर ऐसे मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो ये था कि उनकी मृत्यु के बाद परिवार को जो पैसा मिला, यानी ग्रेच्युटी और दूसरे फंड्स, उसका क्या हुआ? हाँ, यही सबसे अहम बात थी। अदालत ने पाया कि मृत्यु के बाद मिलने वाले जो टर्मिनल लाभ थे, उनका एक बड़ा हिस्सा, लगभग पूरा ही, उन कर्जों को चुकाने में चला गया। बिल्कुल। तो कागज पर तो लग रहा था कि परिवार को लाखों रुपए मिले, लेकिन असल में वो पैसा परिवार के हाथ में आया ही नहीं, वो सीधे लेनदारों के पास चला गया। यानी जो पैसा परिवार का सहारा बनना था, वो असल में देनदारियों को निपटाने में ही खत्म हो गया। और इसके बाद परिवार के पास बचा क्या? बस एक मामूली सी पेंशन। अदालत ने मीगर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है बहुत ही कम या अल्प, और हमें मामूली का मतलब समझना होगा। आज के जमाने में एक परिवार जिसने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया हो, उसके लिए मामूली पेंशन का मतलब है लगभग कुछ भी नहीं, हर महीने एक संघर्ष। तो इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर अदालत ने क्या निष्कर्ष निकाला? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि श्री अब्दुल अजीज भाटी की मृत्यु के बाद उनका परिवार सचमुच में और बहुत गंभीर रूप से वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि अदालत के सामने जो सबूत पेश किए गए उनसे ये पूरी तरह साबित हो रहा था। और यहीं पर अदालत ने वो एक लाइन कही जो इस पूरे मामले का सार है। कौन सी लाइन? अदालत ने कहा कि यह तय करना कि कोई परिवार वित्तीय संकट में है या नहीं, यह तथ्यों का मामला है, कानून का नहीं। अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड नॉट वन ऑफ लॉ। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका कानूनी मतलब बहुत गहरा है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि आप कोई गणित का फॉर्मूला नहीं बना सकते कि अगर किसी परिवार के पास X रुपए से ज्यादा है तो वो संकट में नहीं है। हर परिवार की कहानी अलग होती है। एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए बड़ी रकम हो सकती है। सही बात है। दूसरे परिवार के लिए जिसके ऊपर 10 लाख का कर्ज और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, उसके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। अदालत यही कह रही थी कि हम हर मामले को उसके अपने तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे। हम कोई एक साइज की टोपी नहीं बना सकते जो सबके सिर पर फिट हो जाए। तो एक तरह से अदालत ने बैंक को आश्वस्त किया कि आप चिंता मत कीजिए, ये फैसला कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ भाटी परिवार की असाधारण और दुखद परिस्थितियों को देखकर लिया गया है। भविष्य में अगर कोई ऐसा मामला आता है जहां परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है, तो आप आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। एकदम सही। अदालत ने बैंक के डर को समझा और उसे बहुत ही समझदारी से संबोधित किया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इस फैसले से कोई ऐसा कानून नहीं बन रहा है जो भविष्य के सभी मामलों पर आंख बंद करके लागू होगा।
तो आखिर में अदालत का अंतिम फैसला क्या था? बैंक की अपील का क्या हुआ? उसे स्वीकार किया गया या खारिज कर दिया गया? अदालत ने बैंक की अपील को निष्फल यानी इनफ्रक्शुअस बताते हुए खारिज कर दिया। इनफ्रक्शुअस, ये तो बड़ा भारी कानूनी शब्द है। हाँ, आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जिस मुद्दे पर अपील की गई थी उसका अब कोई व्यावहारिक मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि मोहम्मद फारूक को नौकरी पहले ही दी जा चुकी थी और बैंक खुद भी उन्हें हटाने की मांग नहीं कर रहा था। तो अपील का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा था। हाँ, फैसला तो लागू हो ही चुका था, तो तकनीकी तौर पर अपील को निष्फल मान लिया गया। लेकिन ये कमाल का फैसला है। अपील खारिज करते करते भी अदालत ने वही कर दिया जो बैंक असल में चाहता था। उन्होंने कानून पर वो स्पष्टीकरण दे दिया जिसकी बैंक को तलाश थी। जी, यही इस फैसले की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता है। बैंक केस हार गया लेकिन अपनी लड़ाई जीत गया। उन्हें वो कानूनी स्पष्टता मिल गई और दूसरी तरफ मोहम्मद फारूक भाटी, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी नौकरी भी सुरक्षित रही। अदालत ने दोनों पक्षों के हितों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया। तो अगर हम इस पूरे मामले को संक्षेप में देखें तो मोहम्मद फारूक भाटी को अपनी नौकरी मिली और वो बनी रही क्योंकि उनके परिवार की वित्तीय कठिनाई असली थी और उसे अदालत में साबित किया जा सकता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपील तकनीकी रूप से हार गया, लेकिन उन्हें वो आश्वासन मिल गया कि इस एक मामले को आधार बनाकर भविष्य में उन पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला जा सकेगा। हर मामले को उसकी अपनी मेरिट पर, मतलब तथ्यों के आधार पर ही परखा जाएगा। ये वाकई एक बहुत ही सूक्ष्म और संतुलित परिणाम है। अदालत ने मानवीय आधार पर एक परिवार को दी गई राहत को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही एक बड़े संस्थान के लिए भविष्य में एक कठोर और अव्यावहारिक नियम बनाने से भी इनकार कर दिया। ये कानून की व्याख्या का एक बेहतरीन उदाहरण है। अदालत ने सिर्फ नियमों को नहीं देखा, बल्कि उन नियमों को बनाने के पीछे की मंशा, उसकी आत्मा को समझा। अनुकंपा नियुक्ति की आत्मा ही वित्तीय संकट से जूझ रहे परिवार को तत्काल राहत देना है, और इस मामले में वो आत्मा जीवित रही। यह हमें एक बहुत ही जरूरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी बड़ा संगठन हो, चाहे वो बैंक हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या खुद सरकार हो, वो दो विरोधी ताकतों के बीच संतुलन कैसे बनाए? एक तरफ सुसंगत नियमों की जरूरत है, मतलब कंसिस्टेंसी, ताकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत मानवीय परिस्थितियों के प्रति करुणा, कंपैशन की जरूरत है। ये एक ऐसी खींचतान है जो हमेशा चलती रहती है। नियम स्थिरता और निष्पक्षता के लिए जरूरी हैं। अगर नियम नहीं होंगे तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अगर नियम इतने कठोर और अंधे हो जाएं कि वो उस इंसान की पीड़ा को ही नजरअंदाज कर दें जिसे कम करने के लिए शायद वो नियम बनाए गए थे, तो वे अपने उद्देश्य में ही विफल हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि वो लकीर कहाँ खींची जाए? नियम कब मजबूती से लागू होने चाहिए और कब हमें आवेदन पत्र के पीछे छिपी हुई कहानी को, उस इंसान की आंखों में झांकने की जरूरत है। इस मामले ने हमें दिखाया कि कभी-कभी न्याय नियम की किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि जीवन के कठोर तथ्यों की सच्चाई में छिपा होता है।